नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7th की मैथ। तो इसमें हम सबसे पहले आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.2। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले, ये वाली प्रश्नावली सॉल्व करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो हमारा पूर्णांक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूर्णांक जानना ज़रूरी है कि जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ये पूर्णांक संख्याएं आपने क्लास 6 में भी पढ़ी होंगी। तो देखिए, तो जो पूर्णांक संख्याएं होती है वो होती है हमारी, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से ये क्या है, अनंत तक बढ़ती जाती हैं। कौन सी? प्राकृतिक संख्या। और जो हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम प्राकृतिक संख्या के आगे क्या 0 लगा देते हैं और बाकी फिर क्या है, प्राकृतिक संख्या चलती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस प्रकार से ये क्या है, आगे अनंत तक बढ़ती जाएगी। मतलब इसका कोई अंत नहीं है कि वो कहाँ तक जाके रोकेगी। संख्या क्या है, हमेशा बढ़ती ही जाती है। तो जब हम प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला देते हैं और इसी के साथ में जब हम इस प्रकार की ऋणात्मक संख्या, जैसे कि हमारी -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार की जब हम संख्या को आपस में मिला देते हैं तब कहीं जाके क्या है, हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी हमारी क्या है, धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या में आपकी कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे कि अगर हम कहें 998, 393, फिर इसके बाद 1000, या फिर आपका 5510, आपकी कोई भी संख्या आ सकती है। तो जितनी भी हमारी धनात्मक संख्याएं हैं और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, अगर हम उन सब को मिला देंगे और इसके साथ में हमारी क्या है, ये 0 भी ऐड हो जाएगी। तो जितनी भी धनात्मक संख्या हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और 0, इन सब को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं उसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो इतना तो आप समझ गए हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इनका योग वाला नियम क्या होता है, व्यवकलन मतलब कि घटाने वाला एक नियम होता है, वो क्या होता है, क्रम विनिमय नियम होता है इसमें एक, तो वो क्या होता है, एक सहचर नियम होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो योज्य तत्समक होता है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और इसके बाद हम जो है प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या, योग के अंतर्गत समवृत्त। अब आप बोलेंगे ये समवृत्त क्या होता है? तो देखिए, समवृत्त का मतलब क्या होता है। समवृत्त का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि जब कोई भी दो संख्याएं, जब हम किसी संख्या का योग करें, चाहे व्यवकलन करें, वापस से हमें वही संख्या मिल जाए। मतलब कि अगर पूर्ण संख्याओं का आप योग कर रहे हैं तो लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिले वो क्या मिल जाए, पूर्ण संख्या ही मिल जाए। तो वही होता है समवृत्त, कि वापस से हमें वही संख्या मिल गई है। जैसे कि यहाँ हम बात करें योग के अंतर्गत समवृत्त, तो यहाँ हम लिखेंगे योग के
अंतर्गत समृत। तो इसका मतलब हुआ कि योग के अंतर्गत समृत का मतलब हुआ कि यहाँ हम कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं। यहाँ हम कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 15 और 50। ये दो संख्याएं हैं। अब अगर हम देखें तो ये कौन सी संख्याएं हैं, तो ये है हमारी कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। इसे हम पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, इसे हम पूर्णांक संख्या भी कहेंगे। तो अगर हमें रिजल्ट में पूर्णांक संख्या ही मिल जाती है तो इसका मतलब है कि जो ये संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत समृत हो जाएगी। जैसे कि यहाँ हम जोड़ें तो 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 में जब 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो वो 6 आ जाएगा। मतलब कि जो 65 है ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है। इसका मतलब हुआ कि जो ये दोनों संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत, क्योंकि हमने बीच में क्या किया है, योग, तो ये दोनों संख्याएं योग के अंतर्गत समृत है, क्योंकि वापस से हमें पूर्णांक संख्या ही मिली है। अब यदि हम बात करें यहाँ कि 17 प्लस 35, इससे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 की 2 हासिल की आ जाएगी 1, 3 और 1 4 हासिल की कितनी आई थी 1, तो वो हो जाएगा 5। अब जो हमारा ये 52 संख्या है ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या ही है, क्योंकि ये 17 और 35 ये भी पूर्णांक है और वापस से हमें क्या मिली है, पूर्णांक संख्या मिली है। और किस में मिली है, योग करने पर मिली है। इसीलिए जो ये दोनों संख्या है ये भी क्या है, योग के अंतर्गत समृत मानी जाएगी। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें माइनस का 12 और प्लस का 4, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें कितना मिलेगा, तो यहाँ हमें मिलेगा कि जब हम -12 में से 4 घटा देंगे तो वो हमें मिलेगा -8। अब जब हमें -8 मिला है तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ये भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। और जो ये दोनों है ये भी क्या है, हमारे दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या है। और किसके अंतर्गत, योग के अंतर्गत, क्योंकि हमने बीच में योग किया है। तो जो ये दोनों संख्या है वो योग के अंतर्गत समृत मानी जाएगी, क्योंकि हमें वापस से क्या मिलना है, पूर्णांक संख्या ही मिली है। इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि -40 और फिर इसके बाद फिर से -30। अब अगर इसे हम जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें 0 का 0 4 3 7, मतलब कि 70 मिल गया। और चिन्ह कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आ जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ हमें वापस से क्या मिला है, पूर्णांक संख्या ही मिली है, क्योंकि ये दोनों भी हमारी पूर्णांक है। और पूर्णांक को हम पहले ही समझा चुके हैं कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, और यदि उसमें शून्य भी मिल जाए तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती, हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा योग के अंतर्गत समृत नियम। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि व्यवकलन के अंतर्गत समृत का नियम जो है वो क्या होता है। तो देखिए, अब हम देखेंगे इसमें कि व्यवकलन, जो हमारा व्यवकलन होता है, या फिर इसी को हम माइनस वाली जो संख्या होती है उसी को हम व्यवकलन कहते हैं। तो व्यवकलन के अंतर्गत समृत, तो व्यवकलन के अंतर्गत जो समृत होती है
संख्याएं वो कौन कौन सी होती हैं। और व्यवकलन का मतलब होता है माइनस की संख्याएं। तो यदि हम यहाँ देखें तो 8 और 5, जब हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितनी मिली हमें? 3 मिली है संख्या। तो हमने क्या किया, यहाँ व्यवकलन किया है, मतलब कि घटाया है। तो जब हमने संख्या को आपस में घटाया और हमें संख्या मिली, और कौन सी संख्या को हमने घटाया है? पूर्णांक संख्याओं को हमने घटाया है, और वापस से हमें रिजल्ट में क्या मिला है? वापस से हमें रिजल्ट में पूर्णांक संख्या ही मिली है। इसी प्रकार से अगर हम देखें 18 माइनस और बीच में यदि हम कर दें क्या, यहाँ यदि हम 25 ले लें, 18 माइनस और फिर हम माइनस का फिर से क्या ले लें, 25 ले लें। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 18 माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और फिर इसके बाद हम जोड़ देंगे तो 8 5 13 की 3 हासिल की 1 आ जाएगी, 2 और 1 3 और 1 4। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया? 43 मिल गया। तो हमने किया तो क्या था? व्यवकलन किया था। और कौन सी संख्याओं में किया था? पूर्णांक संख्याओं में। वापस से हमें क्या मिला है? पूर्णांक संख्या ही मिली है। तो ये होता है हमारा व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नियम। कुछ और नियम इसी के देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम देखें यहाँ माइनस का 20 माइनस और माइनस का 30। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 20 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस इंटू माइनस है यहाँ, तो माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। और कितना हो जाएगा? 30। इस प्रकार से यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 10, और वो भी प्लस का 10, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो है उसमें प्लस का चिन्ह लगा है, और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह ही यहाँ भी आता है। तो 30 में से जब 20 जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो वापस से हमने यहाँ पूर्णांक संख्या को आपस में घटाया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला? पूर्णांक संख्या ही मिली है। तो ये हो जाता है हमारा व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नियम। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर में जो क्रम विनिमय नियम होता है वो क्या होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्रम विनिमय नियम या फिर गुण। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? आप यहाँ नियम या फिर गुण भी लिख सकते हैं कि क्रम विनिमय गुण क्या होता है। तो देखिए क्रम विनिमय गुण या नियम। तो क्रम विनिमय जो गुण होता है वो होता है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्रम विनिमय मतलब कि जो क्रम है, किसी भी संख्या का क्रम क्या है वो पलट जाएगा। जैसे कि यहाँ हम बात करें a प्लस बी, तो इसे हम बराबर में b प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या? क्रम विनिमय नियम। जैसे कि यदि हम कुछ संख्याओं से यहाँ और अच्छे से समझना चाहें तो यहाँ हम कुछ संख्याएं ले सकते हैं, जैसे कि माइनस का 9 प्लस माइनस का 10। तो यहाँ क्या लेंगे हम? यहाँ हम संख्या को फिर पलट देंगे, माइनस का 10 प्लस माइनस का 9, क्योंकि ए का मान तो 9 है माइनस का, और बी का मान कितना है? माइनस का 10 है। तो हमने यहाँ फिर पलट दिया है कि माइनस का 10 बी का मान जो था, और ए का मान माइनस का 9। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस का 9 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस के 10 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस का 9। अब यहाँ जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा
19, 10 और 9 19, और चिन्ह आएगा हमारी बड़ी वाली संख्या का। इसी प्रकार यहाँ भी अगर हम करेंगे तो 10 और 9 19, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें दोनों साइड में, दोनों पक्षों में क्या है, बराबर संख्याएं मिली है। इसका मतलब है कि जो ये क्रम विनिमय नियम है वो -9 और -10 की संख्याओं के लिए लागू होता है। इसी प्रकार से यदि हम कुछ और संख्याएं लें, जैसे कि यहाँ हमने कहा दूसरा है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, वो है -24 और +30। इसी प्रकार से हम अब यहाँ जो हमारी संख्या है उसे हम पलट देंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे 30 और यहाँ फिर +-24। अब जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो -24 + 30 बराबर 30, प्लस इंटू माइनस बराबर -24। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 30 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, या फिर आप एक एक करके भी घटा सकते हैं कि 0 से 4 तो जाएगा नहीं, तो हासिल की ले लेंगे 1, तो बन जाएगी ये वाली संख्या हमारी 10। 0 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और फिर 10 में से हम 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 में से यहाँ 2 बचेगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी वाली संख्या का आएगा, जो कि हम प्लस वाला चिन्ह संख्या के आगे नहीं लगाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ फिर से हम 30 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और कौन सा आएगा, प्लस वाली संख्या का, बड़ी वाली संख्या का आएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भी दोनों पक्ष क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो ये होता है हमारा क्रम विनिमय नियम या फिर क्रम विनिमय गुण। तो अब हम देखेंगे कि सहचर गुण क्या होता है। अभी हमने देखा था क्रम विनिमय गुण क्या होता है, अब हम देखते हैं कि सहचर गुण क्या कहलाता है। तो यहाँ लिख लेंगे सहचर गुण। सहचर गुण, तो सहचर गुण नाम से ही पता चल रहा है कि साथ में चलने वाला, जैसे कि यहाँ A + B + C, क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि A + B और बाहर हम यहाँ C कर दें, लिख सकते हैं। तो हमने सहचर का मतलब क्या बताया आपको, साथ में चलने वाला, जैसे कि A के साथ में क्या चल रहा है, B और C चल रहा है। फिर इसके बाद यदि यहाँ देखें A और B के साथ में क्या चल रहा है, साथ में C चल रहा है। तो ये होता है हमारा सहचर नियम। A प्लस कोष्टक के अंदर B + C बराबर A + B कोष्टक के अंदर फिर +C। अब यदि इसे हम और अच्छे से समझना चाहें तो हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं, जैसे कि यदि हम यहाँ संख्या लें -3, A बराबर क्या ले लिया हमने, यहाँ -3 लिया है, B बराबर लेते हैं 1 और C बराबर लेते हैं यहाँ क्या, -7। फिर यहाँ हम इस बड़े वाले कोष्टक के अंदर इसे बंद कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी लेंगे हम, A के लिए क्या लिया हमने यहाँ, वो लिया है -3। फिर इसके बाद इसमें बीच में प्लस लगा है तो प्लस, B के लिए क्या लिया है, 1 लिया है, तो यहाँ 1 ले लेंगे और कोष्टक कर देंगे बंद। इसके बाद ये वाला प्लस, और यहाँ C की जगह हमने क्या लिया है, -7 लिया है। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे और हमें दोनों पक्ष बराबर मिल जाएंगे, इसका मतलब होगा कि इन संख्याओं के लिए सहचर गुण जो है वो लागू होता है।
तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए -3 प्लस, और जब अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 प्लस इंटू माइनस बराबर -7, और ये हो गया कोष्टक बंद। इसके बाद -3 और यहाँ +1, तो ये हो गया कोष्टक, और फिर प्लस इंटू माइनस बराबर -7। फिर से यहाँ देखते हैं -3, यहाँ आगे चिन्ह भी लगाते जाइए। -3 प्लस -7 में से जब 1 जाएगा तो -6 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी करते हैं, -3 में से 1 जाएगा तो -2 आएगा, और -7 तो पहले से ही है। फिर इसके बाद -3 प्लस इंटू माइनस बराबर -6 बराबर -2 और -7। अब जब इसे हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। जब इसे हम जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी वाली संख्या का, तो वो आ जाएगा माइनस का। फिर बराबर 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी वाली संख्या का आएगा। इस प्रकार से हमारे दोनों पक्ष क्या है, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन संख्याओं के लिए जो सहचर गुण है वो लागू होता है। तो ये होता है हमारा सहचर गुण। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि योज्य तत्समक क्या होता है। तो देखिए योज्य तत्समक क्या होता है। तो योज्य तत्समक इसका मतलब होता है कि यदि हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे, तो वापस से हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि यहाँ हम बात करें -18 में क्या जोड़ दिया, 0 जोड़ें, तो हमें कितना मिलेगा वापस से, वो मिलेगा हमें -18 ही। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ -26 में क्या जोड़ दें, प्लस का 0 जोड़ दें, तो वापस से हमें क्या मिलेगी, 26 संख्या ही मिलेगी। और यदि हम 0 में क्या जोड़ दें, माइनस का 19 जोड़ दें, अब हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ 0 प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस और 19। अब हमें क्या मिलेगी, संख्या 19 मिलेगी। लेकिन कौन सी संख्या मिलेगी, माइनस की कि प्लस की, तो वो मिलेगी हमें माइनस की ही, जैसे पहले भी मिल रही थी। क्यों मिल रही थी, क्योंकि 0 छोटा होता है और माइनस वाली संख्या जो है वो बड़ी होती है। इस प्रकार से हमें -19 मिल गया। और फिर यदि हम कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि 0 में यदि हम कितना जोड़ दें, -59 जोड़ दें, तो वापस से हमें कितना मिल जाएगा, वापस से हमें -59 ही मिलेगा। तो ये होता है हमारा योज्य तत्समक नियम कि किसी भी संख्या में जब आप 0 को जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस वाली संख्या हो चाहे कि माइनस वाली संख्या हो, तो हमें क्या मिलती है, वापस से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये होता है हमारा योज्य तत्समक नियम। तो यहाँ हम योज्य तत्समक नियम आपको यहाँ लिख भी देते हैं, जैसे कि a प्लस का 0 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, बराबर में हमें a ही मिलेगा। और यदि हम कह दें कि 0 प्लस a,
तब भी हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। तो ये होता है हमारा योज्य तत्समक नियम। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1। तब तक के लिए धन्यवाद।